Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is the second paper discussion of JEE Advanced 2024. फर्स्ट पेपर पूरी तरह से डिस्कस करके हम अपलोड कर चुके हैं. होपफुली आप लोगों ने उसे देख लिया है और आपको अब उसमें कोई भी डाउट नहीं बच रहा होगा. पेपर 2 में देयर आर सर्टन क्वेश्चंस विच रिक्वायर वेरी इन डेप्थ डिस्कशन. हाँ, और कुछ क्वेश्चंस ड्वेल की भी हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, अगर सिंगल दी गई तो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और बेस्ट पॉसिबल आंसर कब कहाँ कौन सा होगा, इन सभी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. आप जो हमें इस समय देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल राइट अवे. और अगर एंड तक आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं and you find it worth liking, if you find it full of quality content, then please before leaving drop a like on our video. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पेपर 2 जेई एडवांस 2024 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. सो पेपर 1 और पेपर 2 बोथ में सिंगल करेक्ट से शुरू हो रहा है. पहले 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट हैं एंड मार्किंग +3 एंड -1 है. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. एटॉमिक स्ट्रक्चर का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन इन द. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी is equal to plus 13.6 z square upon n square electron volt per atom. So it depends on the atomic number of single electron system as well as the principal quantum number. तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. फॉर हीलियम प्लस आयन द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन वी नो दैट कि z की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी kinetic energy is going to increase and the kinetic energy is going to decrease with increase in the value of orbit number. तो हीलियम प्लस के लिए अगर n की वैल्यू 1 है एंड z की वैल्यू 2 है, सो वी कैन गेट दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4. ये वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है. फॉर हीलियम प्लस आयन इन सेकेंड ऑर्बिट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सिमिलरली फॉर लिथियम प्लस आयन इन सेकेंड ऑर्बिट z स्क्वायर विल बी 9 एंड n स्क्वायर विल बी 4. सो 9/4 we can simplify. So 13.6 into 9/4 we can write that this is 3.4 into 9 which is 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बी ऑप्शन के लिए है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, राइट. सो बी शुड बी द आंसर फॉर दिस. इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए. मूविंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम. In a metal deficient oxide sample MX Y2O4, M and Y are metals and M is present in both +2 and +3 oxidation state and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M2 ions present in M is 1/3, then the value of X is. So इस तरह के जो मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, फर्स्ट वी डू चार्ज बैलेंसिंग. आइदर द क्रिस्टल इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट. चार्ज तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए. सो इफ वी अज्यूम दैट A atoms of metal M is present in +2 oxidation state and capital X minus A atoms of M is present in +3 oxidation state, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए. फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट 2 times of A plus X minus A times of 3 plus 2 times of the Y metal which is in +3 oxidation state plus 4 times of -2 is equal to 0. From there we can write a relation that 3 times of X is equal to A/2. Then they have given that the metal M present in +2 oxidation state has a fraction of 1/3. So either it is mole fraction or mass fraction, it is not going to count, it will be same, metal is same. So that is given 1/3. So we can write that the fraction of M2 plus ions present in metal M is 1/3.
तो हमने एज्यूम किया है कि जो मेटल में +2 आयंस है वो x है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल m is x. So a by x is equal to 1 by 3, and from there we get that x is equal to 3a. Putting the value of 2 in 1, and if we simplify we are getting that the value of x is equal to 0.75. तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए. सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज बैलेंसिंग एंड द इंफॉर्मेशन गिवन. Let us move to the question number 3. So it's an organic question. Madam will tell you. Question number 3. In the following reaction sequence, the major product Q is. ये पर्टिकुलर हमसे पूछा जा रहा है कि Q क्या है. So they are starting with L-glucose. Now in case of biomolecules, in case of carbohydrates, L is this OH, last OH. Last in what sense? If I assign IUPAC numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then this highest IUPAC numbered chiral center, if is having OH on the left hand side of conventionally correct fissure, then this is L isomer of that particular carbohydrate. L glucose is taken और इसका reaction है HI and heat. This is given in NCERT, a very important reaction आप लोगों ने जरूर करी होगी. As a result you will get N-hexane. It is completely reduced to alkane and hexane is formed. Now this next reaction is called aromatization, and this particular second reaction you will find in NCERT volume 2 class 11th hydrocarbon chapter, जहां पर alkanes की reactions दी हुई हैं. So N-hexane, if is made to react with Cr2O3, 775 Kelvin and 10 to 20 atmosphere. Conditions mentioned are also same as those mentioned in NCERT. आपको benzene बनेगा and this P is benzene. P तक हम आ गए हैं, benzene बन गया है. अब इस P की रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन UV अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में कराई. तो ये जो रिएक्शन है ये रेडिकल रिएक्शन होने वाली है. This is going to be radical reaction, and when excess of chlorine is added to benzene through radical mechanism, then free radical addition reaction takes place. It loses its aromaticity and all the pi bonds are exhausted, and 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocycloalkane is formed, जिसको हम BHC as common name benzene hexachloride भी बोलते हैं. ठीक, और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका इनकरेक्ट नेम है, इनकरेक्ट और आई शुड से ट्रिवियल नेम है, और इसी के कुछ आइसोमर्स केमेक्सिन, लिंडेन हमारे अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड के तौर से यूज किए जाते हैं. अगर आप में से कोई ए के बारे में सोच रहा है कि ए ऑप्शन क्यों नहीं है, तो ए के लिए क्लोरीन एक्सेस ये पार्ट तक सही था, बट अलोंग विद इट it should have been given AlCl3. ए जो ऑप्शन बन रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन रहा है, और डी जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से बन रहा है. तो अगर ये क्लोरीन एक्सेस विथ AlCl3 दिया जाता तो आंसर ए होता, बट इस समय यहाँ पर यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ हमें दिया गया है और इसलिए हमारा आंसर डी होगा. इट इज फ्री रेडिकल एडिशन प्रोडक्ट. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको PCl5 के बारे में पता है कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट कैन एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, PCl4 plus and PCl6 minus. Similarly, there are a number of mixed pentahalide PX5 minus n, X dash n, which have the same bonding isomers observed in gaseous and crystalline PCl5. These can be isolated in the case of mixed pentahalides. For example, PCl4F, PCl3F2, PCl2F3, PClF4 can be synthesized as gases or liquid. These molecules are trigonal bipyramidal with the fluorides in the axial position. We know that कि axial and equatorial position पे जो bond length है in case of PCl5 or the mixed halide of PCl5 will be different, right? So
एक्सियल पोजीशन पे जो है वो फ्लोराइड्स पहले जाएंगे। अगर 2 फ्लोराइड्स हैं तो दोनों एक्सियल पे जाएंगे, 3 है तो 2 एक्सियल पे होंगे और एक इक्वेटोरियल पे होगा, लाइक दैट। सो फ्रॉम हियर ये जो मिक्स्ड फ्लोराइड्स हैं, अपॉन स्टैंडिंग फॉर सेवरल डेज इन अ कंडेंस फेज दे कन्वर्ट इनटू आइसोमेरिक आयनिक सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि PCl5 can dissociate to form PCl4 plus and PCl6 minus, राइट। उसी तरह से यहाँ पे जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मिक्स्ड हैलाइड के, दैट इज PCl4 plus and F minus, their melting point is also given, right? PCl4 plus and PF6 minus sublimation point is given. Similarly PCl4 plus and PCl4F2 minus. तो ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं भी थी और अगर आपको ये गेस करना था तो यू शुड गेस विद द हेल्प ऑफ PCl5 इन आयनिक फॉर्म एग्जिस्टिंग एज अ PCl4 एंड PCl6 माइनस। उसको अगर हम गेस करते तो शायद हम बी ऑप्शन पे पहुंच जाते। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो इट इज फ्रॉम सेक्शन 2 मल्टी करेक्ट and it has a partial marking as well as negative marking of -2. So be careful. If you are confident, then only you should take the options. Question number 5 is from electrochemistry. An aqueous solution of hydrazine is electrochemically oxidized. We can say या तो electrochemistry या redox दोनों हम कह सकते हैं। Electrochemically oxidized by oxygen, thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the product generated from electrochemical reaction is nitrogen. So hydrazine is converted into nitrogen. So there is oxidation of nitrogen in hydrazine. Choose the correct statement about the above process. So here oxygen is acting like an oxidizing agent. It is going to reduce, and we know that hydrazine is there in aqueous medium and hydrazine is base. So it is a basic solution. तो पहली एनोड पे जो रिएक्शन होगी, एनोड पे N2H4 जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। इन N2H4 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो 2 नाइट्रोजन एटम्स इज गोइंग टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज इन बेसिक मीडियम, लेफ्ट हैंड साइड में हम 4OH- लिखेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी कैन राइट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड साइड। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू OH-। तो पहले मैंने ये 2OH- इसलिए लिखा है कि 2 ऑक्सीजन एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में जाएंगे और 2 एक्स्ट्रा OH- चार्ज को बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। सो the total number of hydrogen atoms are 4. In order to balance hydrogen and oxygen we should write 2 times of H2 in liquid state on the left hand side. अगर हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करते हैं, इन ओवरऑल रिएक्शन वी कैन राइट दैट N2H4 in aqueous state will form nitrogen in gaseous state plus 2 times of H2O in liquid state. तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है OH- ion reacts with N2H4 at the anode to form nitrogen and water, right? So this seems to be correct by releasing 4 electrons. A option जो है वो सही दिखाई दे रहा है। At the cathode N2H4 breaks into nitrogen, ये गलत है क्योंकि N2H4 नाइट्रोजन में जाएगा तो उसको ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। C option, at the cathode molecular oxygen get converted into OH-, this seems to be correct. बस इससे हमें ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो ऑक्सीजन है वो OH- में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देयर आर सर्टेन ऑक्सीजन एटम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन रेडॉक्स। तो यहाँ 2OH- जो है वो नॉन रेडॉक्स वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। देन द डी ऑप्शन इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, राइट? सो हियर देयर इज नो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गोइंग टू फॉर्म, सो डी ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट A and C options are correct. So A and C will be the answer for question number 5. Moving to question number 6.
So question number 6 is from organic. So in question number 6, they are asking for some conversion. This structure P is given and is converted to Q. और हमसे पूछ रहे हैं कि A, B, C, D इनमें से कौन सी सीक्वेंस ऑफ गिवन रिएजेंट्स जो है इस कन्वर्जन के लिए सूटेबल होगा. एज इट इज मोर देन वन करेक्ट, सो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कौन सा सूटेबल है कौन सा नहीं. सो वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शन वन बाय वन. ए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिनलास कैटलिस्ट डाल दिया गया. लिनलास कैटलिस्ट हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, एस्टर, साइनाइड और 2 ट्रिपल बॉन्ड है. लिनलास कैटलिस्ट जहां तक हमारे सिलेबस के कंसर्न हम बात करें तो अल्काइंस को सिस अल्कीन में रिड्यूस करने के लिए काम आता है. उसके अलावा आपने इसे पढ़ा है फॉर रोजनमन रिडक्शन RCOCl को रिड्यूस करता है टू अल्डिहाइड. यहां पर ये जो 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं दे विल बी रिड्यूस टू सिस अल्कीन. ये 1 मतलब दिस लिनलास कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन डालने पर ये बन गया. रेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे के ऐसे रहे. सेकंड जो है SnCl2 प्लस HCl. नाउ एज दे हैव नॉट गिवन वाटर देयर आर 2 ऑप्शंस कि मैं इसे SnCl2 प्लस वाटर में साइनाइड को इमीनियम सॉल्ट जो बनता है इमीन तक ही कंसिडर करूं. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. और आप एक और चीज इसमें कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप इसे पूरी तरह से रिडक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि नहीं ये पूरा स्टीफन नाइट्राइल रिडक्शन कंप्लीट है, वाटर नहीं लिखा है बट SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय वाटर ना मेंशन करते हुए भी, देन ऑल्सो ये आंसर जो है ये सूटेबल नहीं होने वाला. आइए देखते हैं. तो अगर मैं पूरी तरह से रिड्यूस कर लेती तो मेरे पास यहाँ CHO होता, और अगर मैं इसे इमीनियम तक लेकर जाऊं तो मेरे पास डबल बॉन्ड कंसिडरेशन में आएगा. उसके बाद नंबर 3 NaBH4 का यूज दिखाया गया है. NaBH4 अगर मैं लेती हूं, इमीन इज रिड्यूस टू अमीन, कार्बोनिल इज रिड्यूस टू अल्कोहल. ठीक, एस्टर में कोई चेंज नहीं, ये दोनों वैसे के वैसे, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, ये कंटिन्यू. इस पर क्या होगा अभी हम दोबारा सेकेंड पाथवे में चेक करते हैं. लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में हमने ये एस्टर और ये एस्टर दोनों का हाइड्रोलिसिस कर लिया तो OH OH और ये COH. तो अगर हम इसे फॉलोड बाय वाटर नहीं लेते हैं तब भी आंसर मैच नहीं कर रहा, बिकॉज CH2NH2 आ रहा है यहाँ और इस जगह पर CHO was asked by the given question. What if मैं वाटर कंसिडर कर लूं और यहाँ CHO बना लूं, उसके बाद अगर मैं करूं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? I think all of you will agree immediately that now I have 2 carbonyl in my molecule. As a result, when we do the required reduction with NaBH4, this change to alcohol, yes, we did here also, but this CHO will also be changed to alcohol, but it was supposed to continue as a carbonyl. So thereby, whether you consider here water or you do not consider water here, both ways A option is going to be incorrect choice for the given conversion. Let's move to option number B. B के लिए जब यही कन्वर्जन हम करते हैं तो स्टार्ट तो सेम ही है, दैट कार्बोनिल, ट्रिपल बॉन्ड, एस्टर, साइनाइड ये सभी एक साथ प्रेजेंट हैं. लिंडास से रिड्यूस किया गया. लिंडास से अभी हमने डिस्कस किया, ओनली ट्रिपल बॉन्ड विल बी रिड्यूस टू सिस एल्कीन्स, बाकी फंक्शनल ग्रुप रिमेन अनचेंज्ड. सेकेंड, हाइड्रोलिसिस, H3O+. हाइड्रोलिसिस जब यहां किया, so ketone no change, esters are changed to alcohol and acid. तो यहां पर अल्कोहल जनरेट हुआ और ये COET था, COH जनरेट हुआ. Now cyanide is there. If you remember, as per NCERT, cyanide under mild hydrolysis is forming amide, and if strong heating is mentioned, then amide is further hydrolyzed to acid.
राइट, बट ईदर वेज दिस इज ईदर अमाइड, आपने गलती से अगर यहाँ एसिड भी बना लिया तो भी आंसर मैच नहीं करेगा। सो क्योंकि हीट नहीं दिया हुआ है और जेई में काफी साल पहले ये इस पॉइंट ऑफ हीट होने ना होने से डिफरेंट आंसर का क्वेश्चन आ चुका है, सो विदाउट हीट वी शुड कंसिडर अमाइड। ठीक, SnCl2 plus HCl is now of no use, and then NaBH4. So yes, we will reduce only this ketone to alcohol, but as again this CHO point is not met, B is also going to be incorrect option. तो हम A लास्ट स्लाइड में बोल चुके हैं खत की ऑप्शन नहीं हो सकता, B यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू C। अब हम आए हैं सी पर। मैं ऑलरेडी यहां लिखी हूं कि सी इज अ करेक्ट आंसर, वन ऑफ द करेक्ट आंसर इज अ बेटर लैंग्वेज आई वुड लाइक टू यूज। आइए यहां पर देखें, सबसे पहले NaBH4 का यूज इस पर किया गया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड विल नाउ रिड्यूस्ड ketone to alcohol and will have no impact on your multiple bond ester or cyanide। इनमें से कोई भी LiLH4 से NaBH4 से रिड्यूस नहीं होगा। अब SnCl2 प्लस HCl और देखो फॉलोड बाय H3O प्लस, परफेक्ट कंडीशन मेंशन की गई है एक के बाद एक। सो SnCl2 प्लस HCl में अगेन टेकिंग एज इमीन एंड हाइड्रोलिसिस को आगे बढ़ाया। सो यहाँ एसिड, दिस विल बी alcohol aldehyde, acid continued to be alcohol, continued to be alkyne। ये दोनों, ये बाकी फंक्शनल ग्रुप ऐसे कैसे कंटिन्यू हुए और हमारे पास ये CHO, ये COH और OH एंड OH रेडी हो गया। नाउ ओनली थिंग दैट वी वांट इज चेंज ऑफ और रिडक्शन ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। तो फोर्थ पर अब लिंडलास कैटलिस्ट हमें दिया गया है। लिंडलास कैटलिस्ट इज सेम, वी हैव डिस्कस्ड, this triple is now reduced to cis alkene। yes, this given structure is Q and therefore the C is one of the correct answer, right? Moving to option number D। ये C हम already last slide से लेकर आ रहे हैं, is correct answer। now moving to option number D। D is also correct। now let me prove how D is correct। first Lindlas का यूज किया, डबल बॉन्ड सिस कंडीशन में ले आए। अब NaBH4 का रिड्यूस करा, NaBH4 will reduce only this ketone and no other functional group is reduced, अल्कोहल आ गया। now third and fourth that is SnCl2 HCl and hydrolysis, इनको एक साथ में यूज करके चलूं क्योंकि हमने अभी C में ये पॉइंट यहाँ देखिए अभी डिस्कस करा ही है कि क्या चेंज करेगा। सेम पॉइंट यहाँ लगा कि ये जो एस्टर है ये एसिड बन गया, साइनाइड जो है वो CHO बन गया, ये डबल बॉन्ड्स एंड OH OH। सो यस, Q is formed, so D is also a correct answer। So final conclusion of the entire discussion is question number 6 should have C and D as the correct answer for the given conversion। I hope it is totally clear। Let's move to question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। सो द कंपाउंड्स हैविंग peroxide linkage is are, the first option is pyrosulfuric acid H2S2O7। सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। सो इफ वी रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, देयर इज अ SOS bond, right? There is no peroxide bond in pyrosulfuric acid। The second acid is Marshall's acid or it is also known as peroxy disulfuric acid, जो S2O8 minus ion है, that can be produced by the oxidation of sulfate ion। So concentrated sulfuric acid को जब हम oxidize करते हैं तो S2O8 minus ion form होता है, right? So this Marshall's acid has peroxide linkage because if we draw the structure of this, right? So here the two sulfur atoms are present in +6 oxidation state and these two oxygen atoms are present in -1 oxidation state। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब भी ये प्रोडक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ
Marshall's acid. So moving to the C option, the C option is given as H2S2O5, which is known as pyrosulfurous acid, and this is very important. जनरली क्या होता है कि जब हम पायरो प्रीफिक्स लगाते हैं तो दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, एंड द सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड थ्रू ब्रिज ऑक्सीजन एटम. बट इन केस ऑफ pyrosulfurous acid, these two sulfur atoms are going to connect with each other, and there is a fixed question about the oxidation state of the two sulfur atom present in pyrosulfurous acid. So here on breaking this bond, because the oxidation the hybridization of both the sulfur atoms are sp3, so if we break this bond there is no development of charge, but this sulfur is present in +5 oxidation state and this sulfur is present in +3 oxidation state. तो कई बच्चे यहाँ गलत करके आ जाते हैं, they will write here SOS bond, but in case of pyrosulfurous acid there is sulfur sulfur bond, right? तो C ऑप्शन में कोई भी peroxide linkage तो नहीं है. This is Carros acid, so there is a peroxide linkage present in this. यही पूछा जा रहा है इसमें कि compounds having peroxide linkage is R. So it is present in B option and it is present in D option, right? So there are some information regarding disulfurous acid. डाइसल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं और हम इसको पायरोसल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं. लाइक सल्फ्यूरस एसिड, डाइसल्फ्यूरस एसिड इज अननोन आइदर इन द फ्री स्टेट और इन सॉल्यूशन. हाउएवर इट्स सॉल्ट्स आर रीडली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. अनलाइक diphosphates and disulfides condense by forming SS bond. So this is an exception. Usually when we discuss about pyrophosphoric acid or pyrosulfuric acid or pyrophosphorus acid, pyrosulfurous acid is different, where there is a bridging through sulfur bond, right? So this is about peroxo monosulfuric acid, or this is also known as Carros acid, right? So they have given the method of preparation, you can go through it. And this is about H2S2O8. We are discussing that how H2S2O8 can be produced by electrolysis of concentrated sulfuric acid. So moving to the next question, the next section 3 is non-negative integer, where there is full marks of +4 and there is no negative marking. So in this, the first question is regarding surface chemistry. To form a complete monolayer of acetic acid on 1 gram of charcoal, 100 ml of 0.5 molar acetic acid was used. Some of the acetic acid remains unadsorbed. To neutralize the unadsorbed acetic acid, 40 ml of 1 molar NaOH solution was required. If each molecule of acetic acid occupies P into 10 to the power minus 23 meter square surface area on charcoal, the value of P is, the data is given. Surface area of charcoal is 1.5 into 10 to the power 2 meter square per gram. Avogadro number is 6 into 10 to the power 23. So very simple question of surface chemistry. इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, या वेरी कॉमन इन एक्सरसाइजेस. तो आई होप दैट आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. From the molarity and volume, we will calculate that what is the initial number of moles of acetic acid, and by this titration of unadsorbed acetic acid with base, we have calculated that how many moles of acetic acid is present in the solution, because the acetic acid present in the solution is going to react with the base, and because of that we calculated that the reaction will be 1 molecule of acetic acid is going to react with 1 molecule of NaOH, and from there we are getting that 0.04 moles of acetic acid is present in the solution, means 0.01 mole, क्योंकि total 0.05 थे, 0.01 mole of acetic acid is adsorbed on charcoal. So that can be converted into number of molecules. So if we write that the number of molecules of acetic acid adsorbed is number of moles into Avogadro number, total surface area is given. On 1 gram the total surface area is 150 meter square. So total surface area of adsorption is equal to molecule of acetic acid multiplied by area occupied by each molecule of acetic acid, which is denoted as A. So from here, if we calculate the value of A, we are getting that A is equal to 2500 into 10 to the power minus 23,
and they are writing that A is P into 10 to the power minus 23. So the value of P will be 2500. Right, तो ये बहुत ही simple question था, right, and calculation is also very easy. I hope all of you have done this question. Moving to the next question, question number 9. It is a question based on liquid solution. Vessel 1 contains W 2 gram of non-volatile solute X dissolved in W 1 gram of water, and vessel 2 contains W 2 gram of another non-volatile solute Y dissolved in W 1 gram of water. So for both the solution, the mass of solvent is same. Both the solutes are non-volatile and the mass of solute is same, but their molar mass will be different because solute X and Y is there. So their molar mass is going to be different, right? They are saying that both the vessels are at the same temperature and pressure, and the molar mass of X is 80% of that of Y. So if I write that what is the molar mass of X, capital MX is 0.8% of capital MY. राइट, सो परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो mx is 0.8 my. The Ventov factor of x is 1.2 times the Ventov factor of y. So now if I apply the concept, elevation in boiling point for x is Ventov factor for x kb into mx, then elevation in boiling point for solution y is equal to Ventov factor I for y into kb into molality for y. Kb, since the solvent is water, Kb will be same, it will cancel out. So if I write the ratio, it should be like Ventov factor of x upon Ventov factor of y into molality of x upon molality of y. So while writing the molality of x and y, we can say that molality of x is mass of the solute upon molar mass of the solute, mass of the solvent in gram into 1000. So this W1, W2 and 1000 is common in both, right? So molality of x upon molality of y is inversely proportional to molar mass of y upon molar mass of x. Since they have given the ratio of molar mass of y upon molar mass of x 80% they have mentioned, right? So we can write that my upon mx is 1 upon 0.8. इसको simplify करेंगे तो this is 5/4. Now if I put the value delta TB for x upon delta TB for y is Ventov factor का रेशियो 1.2 है, मोलालिटी का रेशियो रखेंगे हम 5/4. So if we simplify, this will be 0.3. 0.3 into 5 is 1.5. They are asking about the percent elevation in boiling point of solution x with respect to solution y. So we have to multiply this value by 100. On multiplying it by 100, we are getting that 150 will be the answer for this, right? So very direct question from liquid solution. Moving to question number 10. So question number 10 is about nucleic acids. For a double strand DNA, one strand is already given. एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो होता है, ये हमारे पास एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है. आई विल शो यू आफ्टर 2 मिनट्स. जस्ट पहले क्वेश्चन हम पढ़ ले. तो एक स्ट्रैंड हमें गिवन है और उसका एंड 5' से 3' पर कौन से बेस सेट हैं ये आपको यहां दिए हैं. ठीक, अब हमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स इज सो एंड सो किलो कैलोरीज पर मोल. हमें गिवन चीजें हैं. एवरेज एनर्जी पर एच बॉन्ड फॉर AT, जस्ट वेट आई विल क्लियर इट, इज 1 किलो कैलोरी पर मोल. GC is 1.5 per mole and AU base pair is 1.25 kilocalorie per mole. But remember, this is the average energy पर H बॉन्ड. तो हमें पता होना चाहिए कि A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, G और C के बीच में कितने होंगे और A और U के बीच में कितने होंगे. पर क्योंकि क्वेश्चन डीएनए पर बेस्ड है तो A और U वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए. इग्नोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स. ओके, तो हमें जो स्ट्रैंड दिया हुआ है, अगर मैं उसका दूसरा स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए बनाऊं तो ये आपको पता होगा कि फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री strand I have to start from opposite end. 5' will have 3' in the next or in the complementary strand of a double stranded structure. ठीक, ये देखिए
एनसीईआरटी में हमें जो चीजें दी हुई हैं ये हैं हमारे 5 bases which are present in nucleic acids. DNA contains 4 bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine and thymine. ये the fourth one is uracil, ठीक, and RNA, fifth one is uracil. RNA also contains 4 bases. The first 3 are same as DNA, but the fourth is uracil. ये डिफरेंस यहाँ आ जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि यूरेसिल की बॉन्ड एनर्जी या पर बॉन्ड हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक। तो अब ये जो मैंने लिखा है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन है, आइए यहां देखिए, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये देखिए ये 5' तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें 3' एंड उसके सामने आ रहा है, एंड हियर इन द बॉटम this 5' then this is a 3', and the double stranded helical structure is stabilized by these ladder of hydrogen bond. See G और C के बीच में there you will find a 3 horizontal line और A और T के बीच में you will find 2 horizontal lines, ठीक। यहां हम पढ़ें the 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. Adenine forms hydrogen bond with thymine, whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine. ये चीज फिक्स है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको अब नजर आ गए हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एवरेज एनर्जी क्या है, दिस इज गिवन। सो लेट अस फर्स्ट फिल कि 3' में कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी चीजें आएंगी, राइट। सो ए के सामने टी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए टी जी सी, जी सी ए टी, ए टी ए टी जी सी, ए टी and GC. This is how first you will fill the complementary strand. After filling this, as I have already told you that A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे और G और ये G नहीं होना चाहिए, I should have written here C, है ना, ATGC, ये C है तो G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, फिर AT तो 2 और इसी तरह से ये पूरा सेट बनता चला जाएगा। दिस इज हाउ एंटायर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विल बी फाइनली स्टेबलाइज्ड, राइट। नाउ हमसे टोटल एनर्जी जब पूछी जा रही है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए हाउ मेनी नंबर ऑफ 80 बॉन्ड्स और 80 पेयर्स आर देयर, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल बॉन्ड स्ट्रैंड, उसके लिए हम जब आगे बढ़ रहे हैं, सो लेट मी राइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ 80 बेसिस। लेट अस काउंट 80 बेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, I could count there are 7, ठीक। So total energy for 80 bases will be 7 into 2, क्योंकि एक पेयर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। 80 के लिए 1 किलो कैलोरी गिवन है, सो इट इज 1, टोटल एनर्जी आई इसकी 14 किलो कैलोरी, ठीक। 14 किलो कैलोरी पर मोल इज फॉर स्प्लिटिंग ऑफ 80. Similarly, let us do for number of pairs of GC bases.
जीसी बेस हम काउंट करते हैं। सो जीसी के लिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल हमारे पास 6। टोटल उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो आने वाले हैं वो होने हैं 3। सो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी। टोटल एनर्जी फॉर GC bases to be splitted will be 6 into 3 और एक बॉन्ड की एनर्जी GC के लिए दी हुई है 1.5, सो मल्टीप्लाइड बाय 3/2। करेक्ट, मैं 1.5 को 3/2 लिखना चाह रही हूँ। सो दिस इज नाउ 3 क्यूब 27 किलो कैलोरी पर मोल। हमसे टोटल पूछी गई है। सो टोटल एनर्जी इज 14 plus 27, right? So that is 41 kilocalorie पर मोल। टोटल एनर्जी जो हमें इस पूरे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को स्प्लिट करने के लिए लग रही है, आंसर जो हमारा आ रहा है वो है 41 किलो कैलोरीज पर मोल। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। So this question is a surprise in JEE advanced paper because अभी इन्होंने रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री से हटाई है। हालांकि रेडियो एक्टिविटी इज देयर इन फिजिक्स, राइट? So if you have done properly in physics, you can do this question. So very simple question, right? Based on radioactivity. So this is a math. This is a question based how to find the age of mineral. So a sample initially contains uranium-238 isotope of uranium. With time, some of the uranium-238 radioactively decays into lead-206 while the rest of it remains undisintegrated. While the age of the sample is p into 10 to the power 8 years, the ratio of mass of lead-206 to that of uranium-238 in the sample is found to be 7. The value of P is, given the half-life of uranium-238 is 4.5 into 10 to the power 9 years and log 2 की वैल्यू दे रखी है, बेस यहाँ पे E है, सो 0.693, अगर बेस 10 होता तो 0.3010. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एज ऑफ अ मिनरल, तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था तो ये यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ एंड देन इट इज स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो जो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज लेड 206. सो व्हेन वन एटम ऑफ or one nuclei of uranium-238 is going to convert into lead-206, 8 alpha particle and 6 beta particle is going to produce, right? You can find out change in mass number divided by 2, you will give you the number of alpha particle. So 38 minus 6, right? So that is going to give 32. 32 divided by 4 will be 8. So 8 alpha particle and बीटा पार्टिकल वी कैन फाइंड आउट। अल्फा पार्टिकल की वजह से जो एटॉमिक नंबर का चेंज होना चाहिए था दैट शुड बी 16, बट हियर द चेंज इज 10, मीन्स 6 बीटा पार्टिकल इज गोइंग टू प्रोड्यूस। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट अल्फा एंड बीटा, सो दे आर सेइंग दैट कि जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया है टी टाइम पे, हम इस सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन दिस सैंपल देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पीसीज, वन इज लेड and the other is uranium. Uranium is radioactive, lead is stable. So y gram of lead is present at this time. We have to find out that what mass of uranium has been disintegrated. For that we are going to use this unitary method, that when 238 gram of uranium is going to disintegrate, 206 gram of lead is formed. So for 206 gram of lead, 238 gram of uranium 238 is going to disintegrate. For 1 gram of lead, 238 by 206 gram of uranium 238 should disintegrate. Now the sample has x gram of lead and all the lead is produced by the disintegration of uranium only. So x gram of lead can be produced by the disintegration of 238 by 206 into x gram of uranium.
So this is the mass of uranium disintegrated. If we want to calculate what is the initial mass of uranium, यूरेनियम का इनिशियल मास क्या होगा, यूरेनियम प्रेजेंट एट दिस टाइम प्लस द मास ऑफ यूरेनियम डिसइंटीग्रेटेड. So this is the initial mass of uranium. Now we know what is the mass of uranium at time t. So now we can write that lambda into time t is equal to ln n naught upon nt. N naught is the number, initial number of atoms, and nt is the number of atoms present at time t. Since ऊपर और नीचे जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है वो सेम होगा, दैट विल कैंसिल आउट. तो मास का रेशियो भी हो सकता है, एन नॉट upon nt can be written as w naught upon wt because Avogadro number will cancel out, mass number will cancel out. इसलिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, रेडियो एक्टिविटी इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लैम्डा इंटू टी इज लॉन w नॉट अपॉन wt. तो अगर हम w नॉट अपॉन wt की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे w नॉट की वैल्यू हो गई y प्लस 238 अपॉन 206 इंटू एक्स, एंड W2 की वैल्यू जो है वो y है. दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम एट टाइम t, दिस इज द इनिशियल मास ऑफ यूरेनियम. तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, सो वी कैन राइट दैट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ln 2 डिवाइडेड बाय t हाफ. सो वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्म. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ln 9.08. अभी यहाँ पे ln 9.08 की वैल्यू नहीं दे रखी है, वी हैव टू टेक अप्रोक्सीमेशन. क्या अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं, इसको हम ln 9 लिख सकते हैं, सो दैट इज 2 ln 3. तो यहाँ पे ln को log में कन्वर्ट किया है, और ये जो 0.693 है दैट कैन बी रिटन एज 2.303 इंटू log टू log 2 इज यहाँ बेस 10 है, सो दैट विल बी 0.3010. So if we simplify this from here, we can write that what is the value of p. p की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. On calculating the value of p, we are getting that this value is 142.65. इन्होंने पूछा है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए. So if we round off this, we are getting that the answer is 143, right? So it's a surprise, but if you have prepared for physics, I think you are able to solve this question. So question number 12, among COCN4 4 minus and all these compounds, the total number of species with tetrahedral geometry is, the first option is given COCN4 4 minus. कोबाल्ट इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अगर कोबाल्ट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d74s2, Cn जो है यहाँ पे Cn is a strong field ligand, and in presence of a strong field ligand, electrons can move from 4s to 3d. So 3d9 4s0 should be the electronic configuration. So now coordination number is 4s orbital is vacant, so we can say that the hybridization will be sp3. इस का जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए, राइट? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टेट्राहेड्रल, ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा. द सेकंड वन इज CO thrice NO. Now they have not mentioned that this NO is neutral or this NO is nitrosonium, right? So both possibilities are there. And if we take the first possibility that NO is neutral, right? CO तो neutral है, but NO is neutral, then cobalt is existing in zero oxidation state. अगर cobalt zero oxidation state में है, electronic configuration we know that 3d7 4s2 in zero oxidation state. These are all strong field ligand. In presence of a strong field ligand, since coordination number is 4, so either the d orbital can be used or cannot be used. Either the hybridization will be dsp2 or the hybridization will be sp3. Since यहाँ पे strong field ligand है, दो इलेक्ट्रॉन higher orbit से lower orbit में आ सकते हैं, right? A pair of electron can move from here to here. So electronic configuration will be 3d9 4s0, और यहाँ पे s orbital खाली है, so sp3 hybridization होगा. Again here we are getting the tetrahedral geometry. अगर हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, इसको नाइट्रोसीलियम आयन या नाइट्रोसोनियम आयन अगर कंसीडर करते हैं, देन कोबाल्ट विल प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर कोबाल्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s0,
Again, only s orbital is vacant, there is no vacant d orbital, so hybridization will be sp3. So in both cases, either it is NO or NO plus, we are getting that this complex must be a tetrahedral complex. तो ये वाला complex भी tetrahedral complex होगा. XeF4, अगर जिनॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 8 हैं एंड मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन इज 4. इफ आई कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें, एक तरीका है कि हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी गिन सकते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज valence electron on central atom, that is 8, number of monovalent atom, that is 4 divided by 2, so that is 6. hybridization will be sp3d2. bond pair जो है वो 4 है and lone pair will be 2. तो अगर लोन पेयर हमारे पास ऑक्ट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर को रखना है तो हम ट्रांसपोजिशन पे रखेंगे एंड द मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर. तो ये टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकता, राइट? So this is tetrahedral, this is tetrahedral, but this is not tetrahedral. PCl4 plus. So PCl4 plus, if I apply the concept of number of hybrid orbitals, I can write that central atom के valence electron 5 है और monovalent atoms 4 है. Plus charge की वजह से 1 electron is missing, so we have to subtract 1 divided by 2. So number of hybrid orbital is 4. hybridization sp3 होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. PCl4 प्लस की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, राइट? सो इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. PdCl4 2 माइनस, वी नो दैट PD जो है वो 4D सीरीज का है. इन केस ऑफ 4D सीरीज, वीक फील्ड लिगेंड कैन आल्सो बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट? सो क्रिस्टल फील्ड splitting energy also depend on the nature of the central atom. If it is of 4D and 5D, then weak field ligand can also behave like a strong field ligand. So here, like nickel plus 2, the electronic configuration of palladium plus 2 will be 4D8 and 5S0, और इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी. If we fill the electron, 1D orbital will be vacant and we can write that the hybridization will be dsp2. So it is not tetrahedral, though it is a weak field ligand. Because of palladium, it is not tetrahedral, it will be square planar. So this is square planar, it is not tetrahedral. ICl4 minus में central atom iodine है. If I calculate number of hybrid orbitals, valence electron 7 है, monovalent atom 4 है, एक negative charge है, so number of hybrid orbital is equal to 6. bond pair is equal to 4 and lone pair is 2, so square planar geometry होगी. Again this molecule is not tetrahedral. CuCN4 3 minus, copper is present in +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s0, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और d ऑर्बिटल खाली नहीं है. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, राइट? सो d ऑर्बिटल यूज नहीं हो सकता. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, दो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तब भी हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा और ये मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज टेट्राहेड्रल. And we know about P4 molecule, it is also given in NCERT, right? So they have mentioned that it is a polymeric. They are discussing about red phosphorus, not mentioning about P4, but it is polymeric consisting of chains of P4 tetrahedra linked together. तो ये जो P4 molecule है, या white phosphorus हो या red phosphorus हो, right? These are considered to be a tetrahedral structure. So from there, if we count the number of tetrahedral geometry, we are getting that the answer should be 5. तो इसका आंसर जो है वो 5 होना चाहिए. So let's now start question number 13. Question number 13 is an organic compound P having molecular formula C6H6O3 gives ferric chloride test. Ferric chloride test कौन देता है? Ferric chloride test is given by phenols or those which form stable enols like आप कह सकते हैं acetyl acetone. Okay, अब ये फॉर्मूला जो है C6H6O3 and it gives ferric chloride test and does not have intramolecular hydrogen bonding. इन दोनों combinations को लेते हुए we'll suggest that the possible structure should be like this.
ठीक, हाँ हो सकता है कि इसकी पोजीशन और कुछ आपको लग सकती है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ऑल अदर ऑप्शंस विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर choices. The compound P reacts with 3 equivalents of NH2OH. मतलब it is such a phenol which has considerable amount or considerable concentration of its keto form also, which is a characteristic for 1,3,5 triketocyclohexane, जो अपने 50-50 tautomeric equilibrium of both keto and enol में exist करती है. तो ये स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है टू एक्सप्लेन दैट इट कैन रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH. क्या बनता है NH2OH के साथ रिएक्शन के बाद? इट विल फॉर्म ऑक्सीम, NOH डबल बॉन्ड NOH एंड डबल बॉन्ड NOH. ये ऑक्सीम बनाने की बात की जा रही है. ये तभी बन सकती है व्हेन द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. अब इसके बाद क्या कह रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ पी. आइए तो ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस. अब जब इसकी रिएक्शन आगे करवाने के लिए कह रहा है तो KOH की प्रेजेंस. नाउ दीज H विल बी एसिडिक H. यहाँ जो ये तीनों H होंगे ये एक्टिव मिथिलिन H हैं, ये एसिडिक H हैं. तो एक अनायन यहाँ पर क्रिएट होगा और वो अनायन इस CH3I पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा. तो बेसिकली ऑल दीज पोजीशंस जो एक्टिव मिथिलीन वाली हमें नजर आ रही हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक से होते हुए इस तरीके से 6 मिथाइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवा लेंगी अपने 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के. ठीक, तो प्रोड्यूसेस कंपाउंड R. ये जो कंपाउंड यहां बना ये बनेगा हमारा कंपाउंड R. ये बना R. अब R पे जो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ R विथ एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक, ये ग्रिग्नार्ड है. ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की सिंपल रिएक्शन की बात की जा रही है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो हम OH, ठीक, और इस तरीके से ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप सभी रिलेटिव पोजीशंस जहां पर कीटोन था वहां आ गई और बाकी दो मिथाइल जो प्रेजेंट है वैसे ही रहे. सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ S. द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इन द कंपाउंड S इज. अब हमें टोटल मिथाइल गिनने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So how many methyl groups we found? There are 12 methyl groups in final product S. So answer for question number 13 has to be 12. Let's move to question number 14. Now question number 14 and onwards are from section 4. Maximum marks are 12. This section contains 2 paragraphs and each paragraph there are 2 questions, the answer to which is numerical value. For each question enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than 2 decimal places, truncate or round off the value to 2 decimal places. Answer to each is +3 and there is no negative marking. So let's move to the question. Question थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आप सही अप्रोच करें तो ये फिर से आपको NCERT तक लेकर जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. So question says an organic compound P with molecular formula C9H12O2. C9H12O2 अगर आप इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं, DOU निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 आएगी. ऑक्सीजन तो हमें कंसिडर करना नहीं होता है फॉर्मूले में. C9H18 DOU is coming 1. So we are clear that only one
मल्टीपल बॉन्ड और अ रिंग इज प्रेजेंट, बट क्योंकि दिया है कि डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, सो दैट DOU हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय अ डबल बॉन्ड, है ना, एक ही मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड मैंने इस पोजीशन पर लिया है, हाँ क्यों वो मैं बता रही हूँ, एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब जब एक ही मुझे मल्टीपल बॉन्ड रखना है तो ये जो दो OH हैं ये कहाँ पर रखे जा सकते हैं, इसकी चॉइसेस में ये कंपल्शन है कि इट शुड गिव आइडोफॉर्म, सो वन आई हैव टू प्लेस एज मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल, ये मैंने रखा है दिस पोजीशन फॉर आइडोफॉर्म, तो ये OH मेरा आइडोफॉर्म के लिए रखा गया। आगे दूसरे OH को कौन सी पोजीशन देनी है ये कहाँ पता चलता है, एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म P ऑन ओजोनलिसिस, ठीक, ओजोनलिसिस followed by treatment with H2O2, and when ozonolysis is done followed by H2O2 then aldehyde नहीं बनते, acids बनते हैं, gives Q and R while compound Q shows positive isoform. Yes, ये देखिए Q अभी भी मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल बना है तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दिखाएगा, कंपाउंड R does not give positive isoform. R की पोजीशन ऑफ OH इस तरीके की होनी चाहिए दैट इट शुड नॉट शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मेरे पास दो ही पोजीशन बच रही थी, 1 2 और रादर 3 पोजीशन बच रही थी, या मैं यहां रख लेती, राइट, या तो 1 डिग्री साइड पर ही रख देती या ये दो पोजीशन मेरे पास होती, उनमें भी मैं इसी को क्यों सिलेक्ट कर रही हूं, आगे बढ़ते हैं। Q एंड R, ये जो हमने Q एंड R बनाए on oxidation with PCC, pyridinium chlorochromate, specific oxidation of these OH to carbonyls, followed by, this is very important point to decide the position of OH, followed by heating gives S and T respectively, मतलब Q से आपको S बनना चाहिए, R से आपको T बनना चाहिए, both S and T are now showing positive iodoform test। ये पॉइंट आप समझें, ये जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये अल्फा बीटा कीटो एसिड बन गया, बीटा कीटो एसिड, और हीट पे एम्फेसिस है सवाल के अंदर, फॉलोड बाय हीटिंग, तो बीटा कीटो एसिड ये CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और इसलिए ये बना एसीटोन और ये बना ब्यूटेनोन। तो अगर आप इसकी अलग अलग पोजीशंस लेकर चलते हैं तो हो सकता है आप CO2 ना लूज कर पाए, और नहीं लूज करने के अलावा जो पोजीशन ऑफ कार्बोनिल आए वो आइडोफॉर्म देने के लिए आपको सूटेबल T स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज एंटायरली सेटिस्फाइड बाय दिस पोजीशन ऑफ OH दैट आई हैव टेकन, सो दिस इज करेक्ट। ओके, तो बोथ S and T शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इस तरीके से पूरा चेक करते हुए आप आएंगे S and T आपका आया, S इज एसीटोन, T इज 2 ब्यूटेनोन। और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T। मेरे ख्याल से नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, S and T, तो आंसर फॉर दिस इज 2, राइट, एसीटोन और ब्यूटेनोन को लेते हुए दो ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंप्लीट, यहां तक हमने कर लिया है अभी लास्ट स्लाइड तक, कंप्लीट कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन मतलब दो अलग अलग मोनोमर्स हैं और वो कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ Q एंड 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ R। 500 मॉलिक्यूल्स आपको Q के चाहिए और 500 मॉलिक्यूल्स R के चाहिए। जरा आगे बढ़ के भी देखते हैं। गिव्स 1 मोल ऑफ अ सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर U। नतीजा जो है वो U बनेगा। तो हमारे पास ये था Q, है ना, और ये था R, राइट। अब इसके 500 मॉलिक्यूल्स और इसके 500 मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, ये कंबाइन होकर जो पॉलीमर बना रहे हैं ये एनसीईआरटी में गिवन है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के हेडिंग के अंदर, PHBV, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉलीमर यहाँ
एस्टर लिंकेज से बनता है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये OH अल्कोहल एंड ये एसिड, ये अल्कोहल ये एसिड, तो ये इस तरीके से H2O हटा और ये यहाँ आप देख सकते हैं एस्टर लिंकेज जनरेट हुआ। एक एस्टर लिंकेज बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता चला जाएगा। ठीक, ये बेसिक यूनिट है। ये आपकी यहाँ इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो इस n की वैल्यू 500 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि मोनोमर जो दे रखे हैं 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एंड 3 हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक दोनों को 500 की काउंट में यूज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ इस n की वैल्यू 500 है। ये बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इसलिए ये काफी सारी मेडिसिनल यूसेस में भी हमें देखने को मिलता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये जो है स्लो मेडिसिन सप्लाई इनसाइड द बॉडी आफ्टर ऑपरेशंस एंड ऑल के लिए ये पर्टिकुलर यूज किया जाता है। खैर, वापस आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर हमें U मतलब जो पॉलीमर जिसे मैंने n की वैल्यू आफ्टर वन टाइम पॉलीमराइजेशन 500 कही है, उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो co-polymerization of 500 moles of Q and 500 moles of R is by ester linkage. टोटल मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होने हैं वो है 1000। ठीक, और जो लिंकेजेस बनेंगे एस्टर लिंकेज वो हमेशा बनते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स -1। सेम इज एप्लीकेबल फॉर पेप्टाइड लिंकेजेस इन पॉलीपेप्टाइड ऑल्सो। उसी तरीके से यहाँ पर भी बात की जा रही है। तो टोटल 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ 999 एस्टर लिंकेजेस बनेंगे और 999 मॉलिक्यूल्स एस्टर लिंकेजेस बने तो 999 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे। अब टोटल मास कितना हुआ? टोटल मास हुआ 500 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Q, क्योंकि एक मोनोमर Q है, 500 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ R, राइट, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी pentanoic acid minus 999 into 18. Molecular weight of Q on solving is 104, R 118. आप जब इसे पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 93,018, 93018. This is the molecular weight of the polymer U. तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत अच्छे से पूछा गया, न्यूक्लिक एसिड पूछा गया है, पॉलीमर पूछा गया है, कार्बोनिल की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, एक जगह हॉफमैन ब्रोमाइड भी आपको दिखा था। और अब आ जाते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन पर। पैराग्राफ लास्ट जो है 16 और 17 क्वेश्चन का, दिस इज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। आइए देखते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड, K3FeCN6 की बात की जा रही है और इसमें Ki ऐड किया जा रहा है। A reversible reaction is observed. Yes, मैंने यहाँ यूनिडायरेक्शनल लिख ली, it is reversible, in which a complex P, ये कॉम्प्लेक्स बनने की बात कही गई। अब आप कहेंगे कि दो बार P क्यों मार्क कर रहे हो, बताती हूँ। In a strong acidic medium, the equilibrium shifts completely towards P. तो ये P तक की पहले बात कर ली जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 जो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P इज 2 मोल्स ऑफ P अगर मुझे बनाना है तो कितने Ki खर्चा होंगे, राइट। अब अगर मैं सिंपली बेसिक रिडॉक्स से चलती हूं तो K3FeCN6 reacts with Ki. It is redox iron is reduced to +2, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गया, and iodide is oxidized to iodine 0, राइट, आयोडीन 0 में आ गया। अगर मैं इस पॉइंट तक ही बात करूं कि Ki सॉल्वेंट नहीं है, बस ये रिएक्शन यूज हो रही है, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ P कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ Ki की रिक्वायरमेंट हुई है, और इसलिए मैं एक प्रोबेबल आंसर 2 सजेस्ट करूंगी।
Now the second point, if the Ki was taken in excess or if it was a solvent, अगर ऐसा होता है तो this iodine which is formed as a product will ultimately be existing as Ki3 in the solution. ये Ki3 के फॉर्म में बनेगा, Ki3 के फॉर्म में रहेगा। और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर कर चलते हैं तो फॉर प्रोड्यूसिंग 2 moles ऑफ द गिवन P कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेम है, हमें 3 moles ऑफ Ki की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो कहीं पर भी Ki का कोई एक्सेस लिमिटिंग इस तरह की बात नजर नहीं आई है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 moles of P, right? If they would have written the number of moles of minimum moles of potassium iodide, answer would have been single choice 2, बस 2 पर खत्म हो जाता। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी एक और चीज है, पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन aqueous solution of potassium ferricyanide। इसको देखते हुए भी मेरे को प्रेफर्ड आंसर अगर सिलेक्ट करना पड़े मैं 2 सिलेक्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ 3। क्यों? क्योंकि ये आंसर तब होता है when Ki is the solvent, right? Ki is present in excess। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड एंड द सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो एक्वा सॉल्यूशन है। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो वाटर हो गया। और इस कंडीशन में अगर मुझे प्रिफर्ड आंसर की बात करी जाए तो आई विल प्रिफर 2, बट एज यू नो no one can judge what finally IIT will give, so my choice is 2, but yes, you cannot deny here the answer could be 2 or 3। ये दोनों आंसर हो सकते थे क्योंकि आयोडीन Ki के साथ कॉम्प्लेक्स करके Ki3 में जाता है तो 3 भी आंसर आ सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच IIT फाइनली क्या आंसर देगी, जेई कमेटी क्या देगी, दैट विल सी ऑन 2 प्रोविजनल की, 4th of June फाइनल की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विच अगेन शुड बी अ ड्यूअल की। ठीक, चलिए तो P हम बना ही चुके थे, P हमारा था K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड तक हम अभी लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन में आ चुके थे। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2 टू P इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम results in a sparingly soluble complex Q। ये जो है Q है, ठीक, ये Q है। अब यहां अगेन 2 और 3 दो आंसर हो सकते हैं। क्यों? द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q, ये Q के 2 फॉर्मूले, सेकेंड वाला K2Zn3FeCN6 whole twice, this particular is the formula as per the book very well known for qualitative analysis Vogel, JD Lee, या कोई भी आप दूसरी इनऑर्गेनिक की बुक लें तो दिस इज द फॉर्मूला मेंशन फॉर द कॉम्प्लेक्स Q, बट NCERT lab manual has simply given the formula as Zn2FeCN6। और अगर जरूरत पड़ी तो प्राइमरी चॉइस फॉर JEE committee most probably has to be NCERT lab manual, so you cannot deny कि 2 as an answer होगा या नहीं होगा। 2 तो कंपलसरी होगा ही। 3 यस, बिकॉज बाकी सभी बुक्स ये फॉर्मूला लिखती हैं और इसके हिसाब से आंसर 3 आ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 17 वी सजेस्ट वी एक्सपेक्ट इज गोइंग टू बी अ ड्यूअल की अगेन 2 और 3। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 कैन बी सिंगल की 2, बट 17 कंपल्सरीली इज गोइंग टू बी फॉर अ ड्यूअल की 2 और 3। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का, एज देवर टोटल ऑफ 17 क्वेश्चंस। पेपर 2 was slightly tricky as compared to paper 1, but ultimate comment is both of them, both paper 1 and 2 have been beautifully designed, have been worked out very well, and must say is one of the most beautiful papers in the recent past. Number of errors as such are not any errors. Last these 2 dual key possibilities are there, but still there is nothing to waste time for कि क्या ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। There is no possibility of delete as apparent from today's discussion in both paper 1 and 2. So we hope that you have done wonderfully in both the papers. In case if you have not done,
and there is a possibility that you decide to repeat, do drop for our Zenith course review or go through the course and the content, right? और अगर आप 12th में हैं तो हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और बचे हुए समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें फॉर योर केमिस्ट्री प्रिपरेशंस टुवर्ड्स जेईई एडवांस्ड। चलिए, तो आगे इसी तरह के और डिस्कशन वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। Till then, take care, bye bye, thank you. But before you leave, drop a like, and if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe it right away. Thank you, everyone.